अगर मैं आपसे पूछूं आपको केमिस्ट्री के रिएक्शंस आते हैं या नहीं आते, आप मुझे कहोगे मुझे रिएक्शन नहीं आते थे, क्योंकि आज के बाद आपको रिएक्शंस आ जाएंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के रिएक्शंस के ऊपर, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। बट अगर आपको रिएक्शंस का आर भी नहीं आता ना, तो आज की वीडियो देखने के बाद आप बेसिक लेवल के रिएक्शन सारे कर सकोगे। और जैसा कि आपके कुछ चैप्टर्स के अंदर रिएक्शंस हैं, तो आपको रिएक्शन समझ भी आना शुरू हो जाएंगे। बट हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन होता है जब दो चीजें आपस में मिलती हैं और एक नई चीज बनाती हैं। जब दो चीजें आपस में मिले, तो जो चीजें आपस में मिलती हैं ना, उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं उनको? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? जो चीज न्यू बनाते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्ट। अब एग्जांपल के तौर पर मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं A प्लस B, वो मिलकर क्या बनाएंगे? मैं कहता हूं वो मिलकर बनाते हैं C, या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं C प्लस D। तो मैंने बोला यहां पर मेरे पास क्या हो गया? एक रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब रिएक्शन जो है ना, वो किस चीज पर डिपेंड करता है ना, उसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं पहले एग्जांपल से समझाता हूं। मैं लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल में मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन मैं कहता हूं, आपने नाम सुना होगा एलिमेंट्स का। एक है आपके पास सोडियम और एक है आपके पास क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन ये मिलकर क्या बनाते हैं? अब हमें याद है कि सोडियम और क्लोरीन मिलकर बनाते हैं NaCl। ये हमें याद इसलिए क्योंकि हमने इसका रट्टा लगाया हुआ है, हमें इसके पीछे का जो बैक कॉन्सेप्ट है वो नहीं पता। अच्छा जी, सोडियम और क्लोरीन ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कि क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। हमें रिएक्शंस आने से पहले ना चंद चीजें पहले ही याद होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज जो हमें याद होनी चाहिए ना, वो है सिंबल। ठीक है, हमें एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं ऑक्सीजन, तो आपको फौरन से दिमाग में O आ जाना चाहिए। अगर मैं बोलूं सिल्वर, तो फौरन से Ag आपके माइंड में आ जाना चाहिए। तो हमें जो है वो सिंबल सबसे पहले आना चाहिए। दूसरे नंबर पर हमें उसकी वैलेंसी जो है वो एलिमेंट की पता होनी चाहिए, क्योंकि वैलेंसी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके अंदर? हमारे रिएक्शंस के अंदर। ये दो चीजें तो हैं वो मस्ट एंड मस्ट आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पर एक लास्ट चीज आपको पता होनी चाहिए, वो है आपके पास एक टॉपिक है आपकी 9th क्लास की बुक में, ठीक है। आपकी बुक में एक टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। अगर आपको वो आता है ना, तो ये तीन चीजें अगर आपको पता है, आप किसी भी किस्म की रिएक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। अब अगर मैं आप लोगों को इसको जरा डिटेल में ओपन करके बताऊं ना, तो सिंबल तो हमें पता चल गया कि Na वो है सोडियम का सिंबल है, क्लोरीन जो है वो Cl क्लोरीन का सिंबल है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें ना सोडियम के, अगर मैं एलिमेंट्स ड्रॉ करूं, अच्छा एक तीसरी चीज थी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए। अच्छा जी, अब सोडियम जो होते हैं ना, सोडियम के आपस में कितने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो यहाँ पे चौथी चीज जो आपको याद होनी चाहिए ना, चौथी चीज है वो आपके पास है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। और पांचवी चीज एटॉमिक मास होती है, लेकिन यहां पर अभी उसकी इतनी जरूरत नहीं है, तो एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है, क्योंकि भैया 118 एलिमेंट्स है टोटल हमारी पूरी बुक में, तो क्या सबके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए? मैं कहूंगा नहीं। आपको जो इंपॉर्टेंट वाले एलिमेंट्स है ना, उसमें पहले 20 एलिमेंट्स तो मस्ट है, ठीक है। फर्स्ट 20 एलिमेंट जो है ना, उनके मस्ट आपको एटॉमिक नंबर आने चाहिए, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, उनकी वैलेंसी आनी चाहिए, उनका सिंबल आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है, तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट कर रहा हूं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। मैंने ही वो वीडियो बनाई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सबसे आसान तरीके से कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, वो आपको वहां पे समझाया हुआ है, ठीक है जी। तो पहले 20 एलिमेंट्स के आपको आने चाहिए, और बहुत आसान है। कैसे आपने याद रखना है? पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 होगा, दूसरे का 2 होगा, तीसरे का 3 होगा, चौथे का 4 होगा, पांचवें का 5 होगा, सातवें का 7 होगा, 11वें का 11 होगा, 13 का 13 होगा, ठीक है। तो अगर आपको पहले 20 एलिमेंट्स के नाम आते हैं, ठीक है, मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। इसी तरह सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, इस तरह करते आपने कैल्शियम तक आना है, ठीक है। तो आपको उनके एटॉमिक नंबर तो वैसे ही याद हो गए। अच्छा जी, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका मतलब है सोडियम 11वें नंबर पर आता है। तो सोडियम के अगर हम एलिमेंट्स ड्रॉ करते हैं ना, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो पहले आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 11 का मतलब है इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दूसरा शेल होता है ना, दूसरे शेल में होते हैं मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तीसरा शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तीसरे शेल में वैसे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
लेकिन यहाँ पे हमारे पास 8 + 2 10 और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये टोटल कितने बन जाएंगे 11। ये मेरे पास क्या आ गया, सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, राइट। अब यहाँ पे मैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने लगा हूं, ठीक है। ये मेरे पास किसका था, एटम, सोडियम का एटम था। अब मैं क्लोरीन का ड्रॉ करने लगा हूं। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरे शेल में यहाँ पे वैसे तो 8 होते हैं, लेकिन क्लोरीन के कितने होते हैं, 7 होते हैं। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 17, और सोडियम का क्या था, एटॉमिक नंबर 11। अब मैं ये चीजें आपको रिएक्शंस करवाने से पहले समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि ये बेसिक्स है। बेसिक्स हमारी स्ट्रॉन्ग होंगी ना, तो हम किसी भी किस्म का रिएक्शन जो है यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमने पढ़ा है बुक के अंदर कि हमारे पास जब भी कोई एटम होता है ना, वो चाहता है कि उसके वैलेंस शेल के अंदर, ये जो सबसे लास्ट वाला शेल होता है ना, ये होता है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो सके। क्या हो सके, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो सके, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो सके। अगर हम क्लोरीन को देखते हैं तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम को देखते हैं, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो सोडियम जो है ना, अब इसको यहाँ पे 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए, 7 चाहिए, और यहाँ पे क्लोरीन को कितने चाहिए, 1 चाहिए। तो आप मुझे बताओ, क्या 7 लेना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है? ठीक है, ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो देना क्या है, सोडियम के लिए इजी है एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने की, क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसी तरह क्लोरीन जो है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स पहले ही मौजूद है, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए लेना आसान है एज कंपेयर टू 7 ये किसी को दे दे। तो होगा क्या, जो हमारे पास सोडियम होगा ना, सोडियम ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकाल देगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकालेगा तो इसका ये वाला शेल क्या हो जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा ना, ये वाला शेल। ठीक है, ये वाला शेल खत्म हो जाएगा। उससे पिछला शेल कौन सा बनेगा इसके पास, ये वाला। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ चुके होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके होंगे, राइट। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से मूव करता करता किसके पास आएगा, क्लोरीन के पास आएगा। उसको कहेगा मेरे पास ये 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या तुम्हें चाहिए। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन के पास आ जाएगा, और उसके पास टोटल 7 + 1 कितने बन जाएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास स्टेबल हो गया, ये वाला एटम भी हमारे पास क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। अब ये तो हमें चीजें समझ आ गई, इलेक्ट्रॉन्स कैसे किधर को मूव कर रहे हैं। अब जब एक एटम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है ना, उसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, ठीक है, जिसकी वजह से इसके एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये 2 एटम्स बचे, 2 + 8 10। तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, जब भी एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, उस पर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और क्लोरीन को देखें तो जब एक एटम अपना किसी का 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका होता है, ऐड हो चुका होता है। अगर आप देखो ना, तो जो 18 है ना, ये हमारे पास आर्गोन का एटॉमिक नंबर होता है, और ये जो 10 है ये हमारे पास नियोन का एटॉमिक नंबर होता है। तो सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन निकालकर अपने सबसे करीब जो नोबल गैस है उस जैसा बन गया, और आर्गोन भी क्या, क्लोरीन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जो अपना सबसे करीबी जो नोबल गैस था उस जैसा बन गया, जो कि हर एटम स्टेबल होने के लिए काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। तो अगर हम अपने वापस आए अपने रिएक्शन के ऊपर, तो हम यहाँ पर देखें तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, वो मिलकर NaCl बना देते हैं। अच्छा बच्चों, अब जो नेक्स्ट चीज समझने वाली है ना, वो ये है कि जो मैंने Na + Cl मिलकर क्या बना, NaCl, ये लिखा तो है, लेकिन ये ऐसे होता नहीं है। एक्चुअल रिएक्शन जो है वो ऐसे नहीं होता, इसे समझने के लिए होता है। अब एक्चुअल में रिएक्शंस कैसे होते हैं उस पर बात करते हैं। तो हमारे पास जितनी भी होती है नॉन मेटल्स, जितने भी हमारे पास होते हैं नॉन मेटल्स, वो ज्यादातर जो है वो हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करते। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा सोडियम है ना, ये होता है एक मेटल, ये क्या है, एक मेटल है। जबकि जो क्लोरीन है ये क्या है, एक नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल। एक नॉन मेटल में ऐसी भी कौन से वाला नॉन मेटल है, ये गैसियस स्टेट का नॉन मेटल है, क्योंकि मेटल्स हमारे पास जो है वो ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जो नॉन मेटल्स हैं वो ज्यादातर गैस या लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं। तो जो भी नॉन मेटल हमारे पास नॉन मेटल होगा और वो गैस स्टेट के अंदर होगा, वो कभी भी अकेला नहीं आएगा, बल्कि एक मॉलिक्यूल के साथ आएगा। सेम केस फॉर, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं एग्जांपल के तौर पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कभी भी सिंपल O की तरह नहीं आता, बल्कि क्या आता है, O2। इस तरह हाइड्रोजन जो है वो भी एक नॉन मेटल है, H2। इसके अलावा ब्रोमीन, ठीक है, ये भी इसी तरह। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो वो भी जो है वो हमेशा किस फॉर्म में आएंगे, वो हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में आएंगे, कभी भी सेपरेटली नहीं आएंगे। अब यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन होता है, भैया जो हाइड्रोजन है ये तो हमारे पास है पीरियोडिक टेबल के अंदर हम देखें तो ये तो फर्स्ट नंबर पे आती है, मेटल्स वाले सेक्शन में आती है। तो याद रखना है आप लोगों ने, हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि एक एक्सेप्शनल एटम है और वो मेटल्स के दरमियान में है, राइट। तो है वो असल में
नॉन मेटल, हालांकि वो मेटल्स के ग्रुप के अंदर ही लिखा जाता है। अच्छा जी, तो और मेटल जो होते हैं ना वो कभी भी इस तरह मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं होते। अब हमारे पास सोडियम और क्लोरीन गैस है, ठीक है, यानी कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। अब ये मिलकर क्या बना रहे हैं, बना वो सेम NaCl ही रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे बात आती है जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग। अब जो बैलेंसिंग वाली टर्म है ना, ये आपने काफी बार अपने टीचर से सुनी होगी कि बैलेंसिंग क्या चीज होती है। बैलेंसिंग का मतलब होता है आपने क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है किनको, जो आपके राइट साइड पे और जो लेफ्ट साइड पे जो आपके एटम्स है ना उनको, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना एक इक्वेशन के अंदर कहलाता है बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग का बहुत ही आसान तरीका ये होता है, आपने जस्ट काउंट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड के और वो बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ एटम्स राइट साइड के। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो हमारे पास सोडियम यहाँ पे कितने हैं, अगर हम नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं तो एक एटम है सोडियम का। अगर हम राइट साइड पे बात करें तो यहाँ पे भी कितने एटम्स हैं सोडियम के, एक ही एटम है। इसका मतलब है कि सोडियम हमारा बैलेंस्ड है। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन यहाँ पे इसके कितने एटम्स है, यहाँ पे 2 एटम्स हैं क्लोरीन के। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो कितने एटम्स है, एक एटम है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर अपने इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास ज्यादा एटम्स हैं तो हम ज्यादा को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कम एटम को क्या कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। कैसे ज्यादा कर सकते हैं, अब मुझे यहाँ पे 2 क्लोरीन चाहिए ना, तो एक तरीका तो है मैं यहाँ पे डायरेक्टली 2 लिख दूं, लेकिन ये तरीका जो है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। आपने जब भी खुद से किसी भी एलिमेंट के अंदर एडिशन करनी है तो वो हमेशा आती है इस साइड पे, उसकी लेफ्ट साइड पे। अब जो ये 2 है, ये सोडियम और क्लोरीन दोनों को जो है वो दोनों के समझो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इससे हुआ क्या, अब ये 2 की वजह से क्लोरीन तो यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन सोडियम जो है वो खराब हो गया, ठीक है। सोडियम को देखो तो इस टाइम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो हम 2 को तो कम नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 करने के लिए यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम देखें तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन और 2 क्लोरीन। अब ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो चुकी है और ये एक्चुअल जो है वो रिएक्शन इस तरह होता है, राइट। तो ये चीजें हमें जो है समझ आ गई। अब इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल के साथ चलें, ठीक है, तो अब कई केसेस में आपको बैलेंसिंग की जरूरत होती है, कहीं पर जरूरत नहीं होती। मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं। सोडियम, हमारे पास नाइट्रोजन जो कि एक मॉलिक्यूल में आएगा, प्लस हाइड्रोजन जो भी क्या होगा, एक मॉलिक्यूल में आएगा। अब ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिलकर बनाते हैं NH3। क्या बनाते हैं, ये मिलकर NH3 बनाते हैं। अभी कैसे बनाते हैं उस पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे, हम अभी सिर्फ बैलेंसिंग को देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो हमारे पास कितने नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2, यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है 1, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे कितने 3, ठीक है, यानी कि सारा कुछ खराब हुआ है। तो हम सबसे पहले नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 है तो मुझे राइट साइड पर 2 करने के लिए नाइट्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। नाइट्रोजन हमारा क्या हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे बैलेंस हो चुका है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 और यहाँ पर कितने हैं, 3, ठीक है, 3 हाइड्रोजन है। लेकिन जब हमने ये 2, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम यहाँ पे साइड पर नंबर ऑफ मोल्स या नंबर लिखते हैं तो वो दोनों के साथ होता है। तो 2 और 3 से क्या हो जाएगा, 6। इसका मतलब है कितने हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है, 6 हाइड्रोजन मौजूद है। जबकि यहाँ पे कितने हैं, 2। तो यहाँ पे 6 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमारी इक्वेशन जो हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनको बैलेंसिंग करने के लिए आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि किसी बैलेंस करना ही नहीं पड़ता उनको, ठीक है, वो पहले से ही बैलेंस्ड होते हैं। लाइक मैं आपके लिए एग्जांपल लिखता हूं, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम प्लस, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, मैं जस्ट ले रहा हूं कैल्शियम प्लस HCl, ठीक है, मैंने जैसे रैंडम एग्जांपल ली, कैल्शियम प्लस HCl, ठीक है जी। इसको अगर हम बैलेंस करें तो इसको देखते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा Ca, ठीक है, Cl2 प्लस H2, ठीक है, क्या बना ये Cl2 प्लस H2। अभी कैसे बना इसका उसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले इधर इसको बैलेंस करते हैं। कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी कितने 1, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 1, यहाँ पे कितने 2, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, जिससे मेरे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब क्लोरीन को देखते हैं तो क्लोरीन यहाँ पे कितने हो गए 2, यहाँ पर भी कितने हैं 2, ये जो है यहाँ पे बैलेंस्ड है। अब जरा इस पॉइंट पे आओ, जरा इस पॉइंट पे आओ, ठीक है, इस चीज को आपने नोट करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने जब NaCl के लिए लिखा था तो NaCl, हालांकि NaCl के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 NaCl का मतलब है एक NaCl अलग है और दूसरा NaCl क्या है, यहाँ पे अलग है। ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपस में क्या हुए हैं, अटैच हुए हैं। जबकि CaCl2 का मतलब है कि आपके पास एक कैल्शियम है और वो कितने क्लोरीन के साथ अटैच है, वो एक कैल्शियम जो है वो 2 क्लोरीन के साथ क्या है, यहाँ पे 2 क्लोरीन के साथ क्या है, यहाँ पे
ठीक है, इस तरह इसकी फॉर्म बनती है CaCl2 की। अब ये क्यों है, ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी रीजन है इसकी, ठीक है। वो इंटरेस्टिंग सी रीजन क्या है, वो रीजन है आपने अपने बुक के अंदर पढ़ा होगा हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये पॉइंट आपका समझना बड़ा जरूरी है। तो अब ये जो हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला है, जरा इस पर जरा नोट करते हैं। अगर मैं NaCl की बात करता हूं ना, ठीक है, NaCl की अगर मैं बात करता हूं तो Na और Cl, इन चीजों को अब करने के लिए कि यहाँ पे ये CaCl2 क्यों बना, ठीक है, तो इस पर अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको जो चीज आनी चाहिए वो है वैलेंसी। वैलेंसी का टॉपिक आपको आना चाहिए, वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरीके से और कितने जो है वो तरीकों से बॉन्ड बना सकता है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वैलेंसी। अब अगर हम NaCl के अंदर बात करें तो अगर आपको थोड़ा पहले याद हो तो हमने देखा था कि सोडियम जो है वो क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दे देता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर देता है ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। क्लोरीन क्या करती है, 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास अपने होते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। तो जब भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, तो उसके ऊपर वैलेंसी क्या आएगी, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन डील किया एक इलेक्ट्रॉन के साथ, अगर वो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया था, एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्ट करने पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, मैथ के टर्म में अगर हम देखें तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली NaCl लिखा था, कोई चार्ज ऊपर या यहाँ पे नीचे हमने ऐसे नहीं लिखा ना, NaCl2, ठीक है। अब इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन होती है हमारे पास क्रॉस एक्सचेंज मेथड, ठीक है। क्रॉस एक्सचेंज मेथड क्या होता है मेरे पास, या इसको आयन एक्सचेंज मेथड भी बोला जाता है। यहाँ पे जो ये 1 है ना, ठीक है, ये 1 जो है वो क्रॉस एक्सचेंज करके क्लोरीन के पास आ जाता है, और ये वाला 1 जो है वो क्रॉस एक्सचेंज करके सोडियम के पास आ जाता है। अब क्योंकि ये थे ही 1 तो हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, दैट्स व्हाई हमने खाली इसको क्या लिख दिया, NaCl, डायरेक्टली हमने इसको लिख दिया। अगर हम अब बात करते हैं इस अपने कैल्शियम वाले की, तो कैल्शियम के अंदर बेसिकली क्या होगा, अगर मैं कैल्शियम की बात करता हूँ ना, कैल्शियम और क्लोरीन, अब क्लोरीन की तो वैलेंसी -1 ही है, ठीक है, जैसे हमें पता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, डोनेट करता है, ठीक है। वो कैसे डोनेट करता है, इसके ऊपर हम उसका एक जल्दी से अगर हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें तो हमें ज्यादा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर हम कहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास कैल्शियम का पहला न्यूक्लियस आ गया, उसके बाद पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, दूसरे में कितने होते हैं, 8, तीसरे में कितने होते हैं, उसके अंदर होते हैं 2, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम के जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। 12 का मतलब है इसके जो है टोटल कितने एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल इसके 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 + 8 10, 10 + 2। अब इसके लिए स्टेबल होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स लेना मुश्किल है, जबकि अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से किसी को दे देना क्या है, इजी है। देने के लिए कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और कितने इलेक्ट्रॉन्स वो दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया +2 का। और क्लोरीन का सेम हमने पीछे पढ़ा था कि 7 उसके पास अपने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अब यहां पर हम दोबारा से अगर हम यूज करें अपना आयन एक्सचेंज मेथड, तो जो हमारे पास यहाँ पे ये +2 है, अगर आप साइन को इग्नोर कर दो, ये 2 किसके आगे आ जाएगा, क्लोरीन के आगे आ जाएगा, और जो क्लोरीन का 1 है वो किसके आगे आ जाएगा, कैल्शियम के आगे आ जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, Ca, ये जो 1 इधर आ गया, और Cl, और जो कैल्शियम का +2 है वो किसके ऊपर जाएगा, क्लोरीन के ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये हमने जो है वो इस तरीके से CaCl2 बना। अब आप पूछोगे भैया NH3 के लिए भी क्या सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। अगर हम NH3 को देखें तो सोडियम और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है +3, ठीक है। वो क्यों होती है, आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, आपको आइडिया होगा। और हाइड्रोजन की होती है हमारे पास, ठीक है, 1 होती है, ठीक है, +1 होती है इसकी। अब अगर हम आयन एक्सचेंज मेथड को यूज करें तो ये 3 किसके पास जाएगा, हाइड्रोजन के पास जाएगा, और 1 किसके पास आएगा, नाइट्रोजन के पास आएगा, जिससे ये मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे N, ठीक है। ये 1 किसके पास आ गया, H का N के पास आ गया, और H और ये जो 3 नाइट्रोजन का था वो किसके पास चला गया, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास, तो इसलिए क्या बना, NH3। तो ये रीजन होती है, ये जो हम लिखते हैं ना, अपनी मर्जी से नहीं हम लिख सकते कि जी इसके साथ 2 लगा देंगे, इसके साथ नहीं लगाएंगे, इसके पीछे ये साइंटिफिक रीजन होती है। तो अभी तक आप लोगों ने जितनी भी बेसिक्स थी अपने एक रिएक्शन की वो सारी सीख ली हैं। अब जैसे ही मैंने आपके सामने ये 4 चीजें लिखी थी जो कि मैंने बोला था ये रिएक्शन करते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिंबल तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है, जो कि आप जितने इस्तेमाल करोगे आपको सिंबल्स वैसे ही इजीली याद हो जाएंगे। वैलेंसी मैंने आपको बताया कि क्या चीज होती है। अब इसको याद करने का तरीका वो आपको बताता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, ये जरूरी इसलिए है ताकि आपको पता चले कि किस शेल में कितने एटम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किस शेल के किस सब शेल में, यानी कि सारी चीजें। तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसमें मैंने सबसे आसान
बेहतरीन मेथड बताया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। वो एक मेथड है KL⁴ वाला, बहुत आसान है, आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो आपकी बुक के वाले मेथड से ज्यादा ईजी है। वो आप उस पर मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो चेक कर लेना। एटॉमिक नंबर पहले 20 के जैसे मैंने आपको बोला आपने याद करने हैं, तो बहुत इजी होता है। एटॉमिक नंबर बेसिकली एक एटम का जिस जगह पर वो आपके पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट मौजूद है ना, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। लाइक हाइड्रोजन है तो वो पहले नंबर पर है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। नाइट्रोजन 7वें नंबर पर है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 7 होगा। ऑक्सीजन 8वें पर है, उसका एटॉमिक नंबर भी, यानी कि अगर आपको पहले 20 एलिमेंट्स की तरतीब याद है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरह अगर आपको 20 एलिमेंट्स की तरतीब याद है तो आपको एटॉमिक नंबर याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो एटॉमिक नंबर है जब आपको ये आता होगा तो आप इजीली उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हो। जब आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आता है ना, आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया करो। एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेट्स से मेरे पास एक एलिमेंट है, रैंडमली एक जो है वो चूज कर लेते हैं। लाइक मेरे पास है लेट्स से आर्गोन, ठीक है, लेट्स से मैंने जो है, बल्कि आर्गोन एक नोबल गैस है तो उसके ऊपर हम नहीं जाते, मैं लेट्स से नाइट्रोजन की बात करता हूं। अब नाइट्रोजन का मुझे एटॉमिक नंबर याद है कि वो होता है 7, राइट। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो पहले शेल में आपको याद होना चाहिए कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे में कितने होते हैं, 8 आ सकते हैं, लेकिन आपने देखना है टोटल 7। तो 2 में क्या ऐड करूंगा कि 7 है 5, ठीक है, तो टोटल कितने हो गया 7। आपको ये पता है ना, तो अब आप इजीली क्या करो, वैलेंस शेल के अंदर देखो ये अगर तो वो वैल्यू 4 से ज्यादा है, ठीक है, यानी कि 4 से ज्यादा एलिमेंट्स है तो ऑब्वियसली वो गेन करना उसके लिए इजी होगा। अब कितने गेन करके वो 8 पूरे करेगा, वो उसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। लाइक इसके पास 5 है, ठीक है, 5 है, 5 में कितने ऐड करेगा कि उसके पास टोटल 8 हो जाए। ऑब्वियसली जो है वो कितने ऐड होंगे, 3 ऐड होंगे। 3 ऐड होंगे, ऐड करने के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, पॉजिटिव यूज करते हैं, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी मेरे पास आ गई कितनी, +3। इतना आसान होता है वैलेंसी को कैलकुलेट करना। इसी तरह सबकी कैलकुलेट की जाती है। जो जिन्होंने एटम को डोनेट करना है, देना है, माइनस करना है अपने अंदर से, तो उनकी वैलेंसी जो है वो क्या होगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का आपने ख्याल रखना है, ठीक है, जब ऐड करेगा ना तो नेगेटिव वैलेंसी आएगी। ऐड करने पे कौन सी वैलेंसी आती है, नेगेटिव, और डोनेट करने पे कौन सी आती है, पॉजिटिव वैलेंसी आती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैंने बता दिया, एटॉमिक नंबर, यानी कि सारी चीजें क्या है, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। अब हम थोड़े डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस पे चलते हैं। लेट्स से मैं आपके लिए जो है वो एग्जांपल के तौर पे मैं आपके लिए लिखता हूं, इसी का हम एक रिएक्शन कर लेते हैं जिंक का, ठीक है। जिंक एक मेटल है मेरे पास, ठीक है, जिंक। अब जिंक कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट, अच्छा अब देखो जिंक पहले 20 के अंदर नहीं आता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैंने बोला कि पहले 20 कंफर्म है। आपने पहले 20 अगर आप करते हो तो आपकी सारी बेसिक्स समझ आ जाती हैं, आपके सारे रिएक्शन हो जाते हैं। लेकिन कुछ और एलिमेंट्स है लाइक सिल्वर है, जिंक है, ये जैसे जैसे आते जाएंगे आपने वैसे वैसे याद करते जाना है। अब जिंक है ना, जिंक क्या करता है, जिंक जो है वो क्या करता है, जिंक जो है वो अपने कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाइंड निकाल देता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाइंड निकालेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +2 का, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, बाहर निकाला, एनाइन बन जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ आ गई आप लोगों को। तो इसको जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन निकालता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, ऑक्सीडेशन, राइट। अब इसका रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स होगा अगर एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। लाइक अगर हम यहाँ पे सोडियम की बात की, नाइट्रोजन की बात करते हैं, अब मैंने बोला कि नाइट्रोजन की वैलेंसी है मेरे पास -3, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको कितने इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करते हैं चाहिए। तो इसके पास 3 की कमी थी, 3 इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब ये क्या करेगा, अपना सिंपल नाइट्रोजन बन जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे है, आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, अब चीजें क्या हो चुकी है, नॉर्मल हो चुकी हैं। इस प्रोसेस को, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब क्योंकि ये आपका चैप्टर नंबर 7 के रिएक्शन में ये चीज जो है वो दी गई है, ये चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद एक नेक्स्ट चीज जो आप लोगों को दिखानी है मैंने, ठीक है, एक नेक्स्ट चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ना एक और टाइप होती है जिसमें हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है। तो एक रिएक्शन मेरे सामने आया, ठीक है, एक रिएक्शन है मेरे पास जिंक ऑक्साइड का, ZnO क्या होता है, जिंक और ऑक्साइड, ठीक है, प्लस जिंक के साथ हमारे पास कार्बन है, ठीक है, जिंक के साथ क्या है, कार्बन। अब जब जिंक और कार्बन ने आपस में रिएक्शन किया तो यहां से क्या हुआ, जिंक के साथ ऑक्सीजन जो है वो मूव करके आ गया किसके पास, कार्बन के पास।
और कार्बन के साथ मिलकर इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये चीज कैसे याद होगी, ये चीज आपको याद होगी स्टेटमेंट के साथ। याद है मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि रिएक्शन जो होते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें मिलकर क्या बना रही है, क्योंकि बाकी बात बैलेंसिंग की आती है, वो हमारा काम है बैलेंस करना, राइट। अगर हम यहाँ पे इसको बैलेंस करें तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखो तो कार्बन जिंक एक है, यहाँ पे भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करने के लिए। इसकी वजह से जिंक जो है वो चेंज हो गया। अब जिंक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी क्या कर दूंगा, 2 लगा दूंगा। कार्बन यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था, यानी कि स्टेबल हो गया। लेकिन इस रिएक्शन की खास बात अगर आप नोट करो तो यहाँ पे आप लोग अगर देखो तो यहाँ पे जिंक था, और जिंक जब रिएक्शन के बाद गया तो उसके अंदर से क्या हुआ, रिमूवल हो गया किसका, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन को अगर हम राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन हुआ है किसका, ऑक्सीजन का। एडिशन हुआ है किसका, ऑक्सीजन का। तो जहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अब ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन है ना, ये ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग भी होता है और ये हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग भी होता है। अगर मैं हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग अगर आपको एक रिएक्शन दिखाऊं तो मेरे पास ऐसा रिएक्शन देखते हैं जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो। तो H2S मेरे पास होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होता है मेरे पास, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। इसके साथ जब क्लोरीन ऐड होती है तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये बनाता है HCl प्लस यहाँ पे बनाता है सल्फर। अगर आप यहाँ पे इसको बैलेंस करो तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2। यहाँ पे भी मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा मैं 2, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, गैस होती है तो वो हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है। इक्वेशन हमारी क्या है, बैलेंस है। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड और यहाँ पे सल्फर जो है वो अकेला रह गया। यहाँ पे क्लोरीन अकेला था और यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन हुई किसकी, ठीक है, यहाँ पे एडिशन हुई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या हुआ था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ क्या हुई थी, हाइड्रोजन हुई थी। तो जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है ये कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है मेरे पास रिडक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ रिएक्शन की टाइप्स थी, ठीक है, जो हमारे एडिशन रिएक्शंस होते हैं, या हम इसको रिमूवल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन और ऐसे रिएक्शन जिनमें ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे होते हैं, ठीक है, वो मेरे पास कहलाता है क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। अब उसकी एग्जांपल जो है वो क्या होगी, जैसे हमने पीछे NaCl की एग्जांपल पढ़ी है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किसकी एग्जांपल पढ़ी थी, NaCl की, ठीक है। NaCl की जो एग्जांपल है वो एक क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों रिडॉक्स रिएक्शन है, अगर आप यहाँ पे नोट करो तो सोडियम ने क्या किया था, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, क्लोरीन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे सोडियम ने क्या परफॉर्म की थी, बेसिकली सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला था ना, तो सोडियम ने यहाँ पे क्या किया था, ऑक्सीडेशन परफॉर्म किया था। और क्लोरीन ने क्योंकि एक्सेप्ट किया था एक इलेक्ट्रॉन, तो उसने क्या किया, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन को परफॉर्म किया। तो ये मिलकर ये कौन सा रिएक्शन कहलाता है, ये कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपकी पूरी कहानी जो है वो इन्हीं एडिशन और रिमूवल के गिर्द घूम रही होती है, ठीक है। तो अब आपके चैप्टर 7 के जितने भी आपके रिएक्शन है ना, वो सारे इसी तरीके से होने वाले हैं। अब सिर्फ लास्ट की एक छोटी सी जो है वो चीज रह गई है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। यानी कि जो हैलोजन्स होते हैं और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं ना, तो बड़ा ही आसान है, ठीक है, इसको जल्दी से देखते हैं। अच्छा बच्चों, सिर्फ लास्ट पे हमारे पास जो है ना वो रह गए हैलोजन्स वाले रिएक्शंस, जो आपके चैप्टर नंबर 8 के अंदर ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब हमारे पास हैलोजन होते हैं 17 ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है। 17 ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होते हैं। अगेन ये नोबल गैसेज हैं, जिसकी वजह से हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में आएंगी, और आपने इसको एक तरतीब में याद रखना है, ठीक है। किस तरह तरतीब में याद रखना है, फ्लोरीन जो है ना मेरे पास सबसे पावरफुल एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है, ठीक है, आपने वैल्यू याद रखनी है 4.0, एमसीक्यूज में पूछी जाती है। उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम किसकी है, आयोडीन की है। इसका मतलब है कि जब हाइड्रोजन जो है वो बारी बारी रिएक्शंस करेंगे फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, तो इनकी सबसे पहली चॉइस क्या होगी, फ्लोरीन किसी तरह हमारे पास आ जाए। क्लोरीन अगर फ्लोरीन नहीं होगा तो उसके बाद सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की, ठीक है। इसको मैं इस तरह समझाता हूं बच्चों को कि फ्लोरीन के पास जो है ना सिविक भी है और आईफोन भी है, ठीक है, तो हर कोई इसके पास जाना चाहेगा। क्लोरीन के पास जो है सिर्फ आईफोन है, सिविक नहीं है, तो ऑब्वियसली इसके चांसेस फ्लोरीन से क्या होंगे, कम होंगे। ब्रोमीन के पास ओप्पो का मोबाइल है, ठीक है, इसके पास कुछ भी नहीं है, और आयोडीन के पास जो है वो नोकिया है। तो ऑब्वियसली जो है वो चॉइसेस पे डिपेंड करता है कौन सी अवेलेबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो फ्लोरीन जो है ना वो सबको आके क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं
है तो हमारे पास क्या मिलके बनाता है HF, ठीक है। HCl मिलके क्या, H और Cl मिलके क्या बनाता है HCl, HBr, ठीक है, और HI। बैलेंसिंग करने, बैलेंसिंग अब आपको काफी ज्यादा आ गई है तो आपने सिंपल जो है वो 2 लगाया, ये क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। इनमें नई चीज ये है कि ये सारे ना, इनको खास कंडीशन चाहिए होती है रिएक्शन करने के लिए। फ्लोरीन जो है वो हमेशा डार्क स्टेट में रिएक्शन करता है, क्लोरीन हमेशा जो है वो सनलाइट में करता है, ब्रोमीन हमेशा हीटिंग के दौरान में रिएक्शन करता है। हीट और कैटलिस्ट चाहिए होते हैं किसके लिए, आयोडीन को। अगर इसमें से एक कंडीशन भी नहीं होगी तो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होंगे। सिर्फ ये एक डिफरेंस होता है बाकी रिएक्शन से इन रिएक्शन के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी बेसिक समझ आ गई है रिएक्शंस की। जो मैंने इस वीडियो का मोटिव था कि एटलीस्ट जो बच्चा जिसको केमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आती है, डर लगता है रिएक्शन से, उसको एक कॉन्सेप्ट मिल जाए रिएक्शन का। क्योंकि अभी तो आप किसी तरह पार कर लोगे रट्टा लगाकर, याद करके, जैसे मर्जी, लेकिन जब आप आगे जाओगे ना 10th क्लास में तो बहुत सारे रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे रिएक्शंस है, पूरे चैप्टर्स रिएक्शंस के ऊपर बेस करते हैं। सेम केस फॉर आप जब ये रिएक्शन करते हो ना, अभी चीजें कैसे पता चलती हैं आपको कि ये इस रिएक्शन में क्या चीज है, मिली है, क्या बना है, ये सारी चीजें पता चलती है स्टेटमेंट से। और स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपका अगर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है ना, 2 नंबर का, ठीक है, तो 2 नंबर में से 1 नंबर आपके पास है किसका, स्टेटमेंट का, ठीक है। स्टेटमेंट का आपका 1 नंबर है और 1 नंबर जो है वो किसका है, आपके पास रिएक्शन का। तो अगर आप कहते हो ना मैं रिएक्शन नहीं करता भैया, सिर्फ स्टेटमेंट याद करके लिख दूंगा, तो 1 नंबर ही मिलेगा। अगर आप कहते हो मैं खाली रिएक्शन समझ के कर देता हूं, स्टेटमेंट नहीं लिखता, तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा। तो 2 नंबर पूरे लाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, आपको दोनों चीजें, स्टेटमेंट और रिएक्शन दोनों की, और ये दोनों हेल्प करते हैं एक दूसरे को कंप्लीट आपके 2 नंबर पूरे करने के लिए। तो बच्चों आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक तो अभी तक कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर दिया, इंस्टाग्राम पर लाजमी से फॉलो कर लेना, ठीक है। फिजान तनवीर उसका हैंडल है। और आपको वीडियो आज की कैसी लगी इस पर मुझे लाजमी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपने केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से तैयार करो, केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, ठीक है, इसको मुश्किल बताया जाता है, ठीक है, ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज।